Hey guys, welcome back to Kaishan Capital. I hope you are doing well. So today we are discussing inventory holding period. कल ही हमने एक वीडियो डाली थी डेज पेबल आउटस्टैंडिंग पर, जिसका मतलब ये है कितने दिन तक आप अपने सप्लायर की पेमेंट नहीं करते या रोक के रखते हो। तो यानी 37 दिन की अगर डीपीओ आ रहा है, डेज पेबल आउटस्टैंडिंग, तो यानी 37 दिन तक तो आप पेमेंट रोक के रखते ही हो जिससे आपने माल ख़रीदा है। और जिससे आप माल खरीदते हो वो क्या होते हैं? क्रेडिटर या फिर सप्लायर, ठीक है, या फिर पेबल्स, ट्रेड पेबल्स कह लो, ठीक है। तो आज उसी से संबंधित एक और जो रेशियो है जो बैंक एनालाइज करते हैं वो होता है इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमको कल ही कमेंट डाला हमारे कल के वीडियो पे कि आई एम फ्रॉम नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, तो आपकी जो वीडियो होती है बहुत एडवांस लेवल की होती है जो हमारी समझ में थोड़ा बहुत नहीं आ पाते, कुछ कंसेप्ट है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अब इस वीडियो को इस प्रकार से समझाएंगे कि एक नॉन कॉमर्स वाला बंदा यानी बीएससी फिजिक्स ऑनर्स भी अगर कोई कर रहा है तो उसके समझ में भी ये वीडियो आ जाएगी। तो देखिए क्या होता है, पहले मैं आपको बता दूं, हमारा एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है बैंकिंग एनालिसिस की, बैंकिंग, आई थिंक बैंकिंग एनालिसिस लिखा है उसका नाम। तो आप उसमें जाएंगे तो आपको बैंक के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो आप सेकंड वीडियो में जाना। सबसे पहली वीडियो थी हमारी कैश क्रेडिट लिमिट के ऊपर, वो वर्किंग कैपिटल लिमिट होती है, लेकिन जो सेकंड वीडियो थी वो थी वर्किंग कैपिटल साइकिल। तो वर्किंग कैपिटल साइकिल की वीडियो आप देखोगे ना, मैं आपको कह रहा हूँ अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हो थोड़ा बहुत आपको पता ही होगा। देखिए वर्किंग कैपिटल फिर भी समझा देता हूँ। आप माल खरीदते हो, माल को बनाते हो, माल को बेचते हो और पैसा जनरेट होता है, दिस इज़ कॉल्ड वर्किंग कैपिटल साइकिल, ख़त्म। तो इसको मैंने पूरा वहाँ समझाया है, अगर वो समझोगे ना तो आपको ये भी और अच्छे से समझ में आएगा। देखो इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड क्या होता है, इन्वेंट्री का पहले मतलब समझो। इन्वेंट्री का मतलब ये होता है कि ऐसी कोई भी वस्तु या कोई भी माल आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बेचते हो, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ओसीबी कहते हैं इसको। जब आप जीएसटी, मोदी जी क्या जब आए थे तो जीएसटी लागू होता है, आपको सुना होगा थोड़ा बहुत। तो उसमें कई चीज़ आते हैं, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, नॉन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, है ना। तो उस तरह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, अकाउंटिंग की भाषा से, वो तो जीएसटी लॉ है, उसी प्रकार अकाउंटिंग की भाषा से इसको कहते हैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। यानी रोज़ के चाल चलन में जो चीज़ों का आप आदान प्रदान करते हो उनको कहते हैं अकाउंटिंग, सॉरी, इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री को समझने के लिए आपको अकाउंटिंग की दुनिया में जाना पड़ेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? लेट्स सपोज आप किसी भी धर्म से हो, तो धर्म को जानने के लिए कुछ पुस्तकें होती हैं, या फिर आप धर्म वगैरह में नहीं भी मानते हो तो मान लो आप एक किसी देश में रहते हो तो देश के कुछ कानून होते हैं, उस कानूनों के अनुसार आप चलते हो। तो इसका मतलब ये है कि मुझे कोई कानून चलाएगा, यस, कानून कहेगा भाई यहाँ थूकना मना है, ये चोरी करना मना है, छेड़ना मना है, जो भी है। ट्रैफिक रूल्स तोड़ना मना, तो ट्रैफिक रूल्स आई थिंक 1950 हैं, चलते हैं। कंपनी बनानी है तो कंपनीज एक्ट फॉलो करो, एलएलपी बनानी है तो एलएलपी एक्ट फॉलो करो, है ना, कई प्रकार की है। तो इस प्रकार से पार्टनरशिप एक्ट है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉलो करो। फिर भारतीय न्याय संहिता, इस तरह से कई एक्ट हैं, कई रूल्स हैं। तो उसी प्रकार अगर अकाउंट्स की भाषा को समझना है तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को समझना पड़ेगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, AS2, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो इशू करता है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। आपने सुना होगा एक प्रोफेशन होता है CA। तो CA कोर्स का जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ICAI, तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इशू करता है। तो AS2 निकल के आया, AS2 में इन्वेंट्री की डेफिनेशन दी गई है। तो मोटा मोटा चर्चा करेंगे क्योंकि इन्वेंट्री के ऊपर हम अलग से वीडियो डालेंगे कि अमेरिका का स्टैंडर्ड क्या कहता है, फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं और इंडियन स्टैंडर्ड क्या कहते हैं, तीनों का एकदम बारीकी से डिफरेंस बताएंगे। अभी मोटा मोटा समझो, जो आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में परचेज और सेल करते हो प्रोडक्शन के लिए, अच्छा इसका मतलब ये है मैंने परचेज़ किया, क्या रॉ मटेरियल परचेज़ किया। अब मेरी माता जी ने कल हमारी वीडियो देखी, वो कहती तेरे पास एक ही एग्जाम्पल है चप्पल का, तो चप्पल ही बनाता रहता है हमेशा। तो चलो छोड़ो चप्पल छोड़ो, आज हम बनाएंगे कप। ये कप जो होता है ना, ये कप दिख रहा है आपको? तो आजकल तो ये बहुत प्रिंटेड चल रहा है भाई, ये मेरे भाई को किसी ने गिफ्ट दिया था। तो इसमें क्या होता है, ये बनता है आपका चाइना मटेरियल से बनता है। अब जिससे बनता है तो मान लो आपने वो रॉ मटेरियल ख़रीदा, अब आप उसे फैक्ट्री में लाए उस मटेरियल को, तो आपने उसको प्रोसेस किया। तो जब आप प्रोसेस कर रहे हो तो आपका सामान बनता है WIP, यानी कार्य प्रगति पर है। तो ये भी आपकी इन्वेंट्री है, रॉ मटेरियल भी आपकी इन्वेंट्री है। और जब आप फिनिश गुड पे उसको तैयार कर देते हो, यानी जब ये कप रेडी हो गया तो दिस इज़ कॉल्ड एज फिनिश गुड्स। तो ये आपके रेडी टू सेल होता है, R2S कहता है, रेडी टू सेल। तो अब जब इसको आप सेल करते हो, दो तरह से सेल होती है, दो तरह से सेल होती है। सेल में या तो डेटर जनरेट हो जाएंगे, डेटर्स मतलब होता है जो हमें भविष्य में पैसा देंगे, यानी उन्होंने अभी के अभी हमें कैश नहीं दिया, वो भविष्य में हमको देंगे, दीज आर कॉल्ड एज डेटर्स। या तो आपकी कैश होगी सेल में,
यानी मैंने या तो पैसा मैंने जैसे ही सामान बेचा या तो पैसा आ गया या पैसा भी नहीं आया, वो सब कुछ समय बाद आएगा। तो जो समय बाद हमें जो बंदे पे करेंगे वो होते हैं डेटर्स। ये भी समझ गए। अब इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, इसका फॉर्मूला होता है एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड्स। ठीक है, हाँ होता तो ये, आई थिंक फॉर्मूला तो यही होता है। तो एवरेज इन्वेंट्री क्या होता है? देखिए, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक। साल के शुरुआत पे आपके पास कितना स्टॉक था, साल के अंत में आपके पास कितना स्टॉक बचा। ठीक है, इसको डिवाइडेड बाय टू, यानी औसत निकालना है आपको, एवरेज निकालना है। अब ये एवरेज क्यों निकलता है, इसका भी बताता हूँ आपको। देखिए, मान लीजिए आपने रोज़ 2 केले खाने का शुरू किया, एक दिन आपने 4 केले खा लिए, एक दिन 6 केले खा लिए, एक दिन खाए नहीं। तो इस तरह से क्या होगा, आपको अपने दिन का एवरेज पता नहीं लगेगा। तो एवरेज पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 30 दिन आपने कितने केले खाए टोटल करो बनानास, और उसको 30 दिन से डिवाइड कर दो। अच्छा, टोटल केले डिवाइडेड बाय 30 दिन, तो आपका एवरेज निकल के आ जाएगा आपने कितने दिन खाए। तो इन्वेंट्री का भी ऐसे होता है, कभी बढ़ी कभी घटी, कभी बढ़ी कभी आई नहीं, कभी फिर बढ़ी कभी घटी कभी बढ़ी। इस तरह ईसीजी मशीन इतना चलती है। अच्छा, तो इसलिए हम एवरेज निकालते हैं कि मोटा मोटा हमारे पास एक समय तक कितनी इन्वेंट्री हमने होल्ड करके रखी थी, इंटू 365 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पता लगाना है कितने समय तक हमारा इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड है। देखो, जब जहाँ पे पीरियड है, जैसे कल था डेज पेबल आउटस्टैंडिंग, पेबल डेज, जहाँ पे डेज पीरियड जहाँ पे भी आए वहाँ से 365 मत भूलना। 365 तभी आएगा जब आप किसी पीरियड की बात कर रहे हो। अच्छा, तो यानी ये है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इस पर वीडियो डाल दूंगा अलग से। देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताता हूँ मोटा मोटा। गुड्स जो अभी सोल्ड नहीं हुए, गुड्स अभी जो सोल्ड नहीं हुए, अभी हमारे वेयर हाउस में पड़े हैं, बिकने के लिए, उन पे अब हमारी लागत क्या है, पैसा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। कभी भी गुड्स बनाते हो, मैंने रॉ मटेरियल ख़रीदा तो ये हमारा मटेरियल हमने ख़रीदा, डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, अब उसके बाद मैंने उसके ऊपर कर्मचारी लगाए, ओए इसे प्रोसेस करो, तो दिस इज़ कॉल्ड डायरेक्ट लेबर। फिर इनडायरेक्ट लेबर भी लग गए थोड़े बहुत आपने बोला कि भाई थोड़ा सुपरवाइज़र भाई देख लो ज़रा, तो उसकी सैलरी वगैरह सब कुछ गठजोड़ मिला के, सब कुछ पैसा मिला के आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनता है। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज़ कॉल्ड सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। खैर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बहुत ही वास्ट टॉपिक है, इसको अलग से समझाऊंगा। बस आपको ये समझना है, जो माल अगर आप मार्केट में बेचने जा रहे हो तो बिकने से पहले जो उसकी कॉस्ट है, प्रॉफिट हटाकर, दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS इनटू 365, तो आपका इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड निकल के आता है। तो मान लो आपकी एवरेज इन्वेंट्री थी मान लो 50 लाख, और पूरे साल भर का आपका जो पूरा कॉस्ट ऑफ गुड्स पूरा साल का निकलता है ना। मान लो मैं आज खड़ा हूँ, तो आज तक मेरे गुड्स में कितनी कॉस्ट लग चुकी थी, तो ये तो इसका एवरेज इसलिए नहीं होता क्योंकि आज के दिन में आप निकाल सकते हो, लेकिन आज के दिन में इन्वेंट्री कितनी है ये आप पता नहीं लगा सकते, क्योंकि इन्वेंट्री रोज़ फ्लैक्चुएट होती है। दैट्स वाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमेशा कभी भी एवरेज नहीं होता। इसका लॉजिक तब समझाऊंगा जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वीडियो डालेंगे। ठीक है, तो 365, तो वही कल की तरह 36.5 दिन, तो ये है 37 दिन लगभग ये मान के चलो 37 डेज़। अब 37 डेज़ का मतलब क्या है, देखो अब क्या होता है, इन्वेंट्री आप कितने दिन तक अपने गोडाउन में होल्ड करके रखते हो, दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। तो 37 दिन तक आपने अपने इन्वेंट्री को होल्ड करके रखा। ठीक है, सिंपल। तो आई थिंक इतना तो आप समझ गए होंगे। तो इन्वेंट्री क्या होता है, जैसे ही आप रॉ मटेरियल खरीदते हो, फिर उसे प्रोसेस करते हो, फिर फिनिश गुड्स बनाते हो, और फिर लास्ट में डेटर जनरेट होता है। क्योंकि कैश जनरेट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है बैंक को। अब बैंक बोलेगा, बैंक जब भी आपको वर्किंग कैपिटल की लिमिट देता है, मान लो बैंक ने आपको 1 करोड़ की लिमिट दे दी, तो बैंक ये कहता है, CC लिमिट सबसे पहली वीडियो हमने बनाई थी, वो जाके आप देख सकते हो, तब आपको ये CC लिमिट का खेल समझ में आ जाएगा। बैंक बोलेगा, देख तुझे हमने 1 करोड़ की लिमिट दी है, तो 1 करोड़ ओवर ड्रॉ कर सकता है, तो 1 करोड़ रुपये निकाल ले। हमने, बैंक कोई पैसा नहीं देता, बैंक बस एक लिमिट सेट कर देता है। तो जितना बंदा ओवर ड्रॉ करेगा, जितना बंदा उस 1 करोड़ के अमाउंट में से निकालेगा, उतने पे ही इंटरेस्ट वो लगाएगा, यानी ब्याज बैंक को देगा। ठीक है, तो मान लो 1 करोड़ में से उसने निकाले 1 महीने के 2 लाख रुपये, 2 लाख रुपये निकाल दिए। अब आपको पता ही है, बैंक किसी भी चीज़ के लिए लोन दे रहा है तो वो उसी पर्पज़ के लिए यूज़ होना चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड एज एंड यूज़ ऑफ फंड। एंड यूज़ यानी अंत का जो यूज़ है। तो 2 लाख रुपए जो उसने निकाले, वो 2 लाख रुपए कहाँ अटक गए, यहाँ पे। ओहो, रॉ मटेरियल ख़रीदा, यानी मैंने पैसा निकाला बैंक से और मैंने बोला मैं उससे इन्वेंट्री ख़रीदूँगा, तो मेरा जो पैसा वो रॉ मटेरियल में फंस गया। हो सकता है आपने WI पे बना दिया हो सकता है आपका फिनिश गुड बन गया हो। तो यानी यह है कि आपका इस साइकिल में पैसा फंसा हुआ है।
ओहो, तो इसका मतलब ये नहीं है बैंक बोलेगा कि तूने कितने मग बनाए, बैंक बोलेगा जो तुमने हमसे पैसा लिया वो पैसा असली में कहाँ स्टक है, यानी कहाँ फंसा हुआ है। तो इसका मतलब सब कुछ खेल पैसे का है। ओके, अब समझ गया मैं। तो इसलिए कहते हैं कि भाई पैसा ही आजकल भगवान है, जिसके पास पैसा नहीं है वो कुछ नहीं है। देखो, आपने मटेरियल ख़रीदा तो आपने मटेरियल नहीं ख़रीदा, आपने अपना पैसा वहाँ अटका दिया। जो अपने बैंक से पैसा लिया कैश, वो आपने वहाँ अटका दिया। आपने उस मटेरियल को प्रोसेस किया, तो भले ही आपके पास गुड्स है, लेकिन आपने जब इसको प्रोसेस किया तो वहाँ पे भी पैसा लगा। और जब WIP को भी प्रोसेस करके, मतलब मटेरियल था उसमें चक्की चलाई थोड़ी, तो वो थोड़ा आधा बना, तो दिस इज़ कॉल्ड कार्य प्रगति पर है WIP। और WIP से जब आगे प्रोसेस हुआ दैट इज़ कॉल्ड फिनिश गुड। तो यहाँ भी आपका पैसा फंस गया। ओहो, तो यानी बैंक का पैसा यहाँ फंसा हुआ है। तो बैंक इसीलिए इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड को देखता है कि कितने दिन तक आप इन्वेंट्री को अपने वेयर हाउस या गोडाउन में रखते हो। सिंपल। आई थिंक इससे ज़्यादा एक्सप्लेन मैं कर ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन कोई दे भी नहीं पाएगा। यही है, बैंक देखना चाह रहा है कि जो हम इसको पैसा दे रहे हैं CC लिमिट का, वर्किंग कैपिटल की लिमिट का, वो पैसा फंस कहाँ रहा है और कितने दिन तक फंस रहा है। देखो, बैंक आपको पैसा दे रहा है तो बैंक को पता ही है भाई तू उसको मतलब ऑब्वियस बात है कि उसको अपने बिजनेस में लगाएगा, ठीक है। तो वो पैसा कितने दिन तक फंसा हुआ है, तो ISP जैसे 37 दिन है, तो बैंक मान के चलेगा 37 दिन तक तेरी इन्वेंट्री तेरे गोडाउन में रहेगी, वो बिकेगी नहीं। अच्छा, तो अब इसको फिर अगेन जैसे कल समझाया था, इसको इंडस्ट्री के एवरेज से कंपेयर किया जाएगा। इंडस्ट्री में अगर 30 डेज़ का एवरेज है और तेरा 37 डेज़ का है, तो तू 7 दिन ज़्यादा क्यों ले रहा है भाई। इस तरह से एनालाइज़ किया जाएगा। उसके बाद तू रिटेलर है, तो हमेशा याद रखो, अगर हम रिटेल वाले बंदे हैं या हम स्टील के बंदे हैं या हम प्योर मैन्युफैक्चरर हैं, स्टील मैन्युफैक्चरर हैं, या फिर हम FMCG वाले हैं, तो साइड बाय साइड कंपैरिजन होती है। यानी रिटेल, अगर हमारा बोरोर रिटेलर है तो उसकी कंपैरिजन रिटेलर से होगी। स्टील का बंदा है तो स्टील से, और FMCG का बंदा है तो FMCG से। यानी बोरोर हूँ, मैं मैगी का कोई डुप्लीकेट आइटम बना रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा जो कंपैरिजन होगा वो सामने वाले बंदे से होगा जो वही आइटम बना रहा है, नूडल्स। अच्छा, यानी सोने का गोल्ड का कंपैरिजन कभी भी इक्विटी के साथ नहीं हो सकता। जो इक्विटी मतलब शेयर मार्केट में हम स्टॉक खरीदते हो, गोल्ड इज़ अ कमोडिटी एंड इक्विटी इज़ अ डिफरेंट थिंग, है ना। इक्विटी अलग है, वो स्टॉक मार्केट में आता है, ये कमोडिटी मार्केट में आता है। कमोडिटी मार्केट में और इक्विटी मार्केट में या स्टॉक मार्केट में लोग पता नहीं क्यों कंपेयर करते हैं। भाई किसी भी चीज़ को कंपेयर क्यों करना है कि भाई गोल्ड ने इतना रिटर्न दिया और इक्विटी ने इतना ही रिटर्न दिया, इक्विटी ने 10% रिटर्न दिया 10 सालों में और गोल्ड ने 40% दिया, तो ये फालतू चीज़ें, इस पर ध्यान मत दिया करो। तो कई चीज़ों का कंपैरिजन नॉट अलाउड, ठीक है। तो बैंक ये सब एनालाइज करता है। और अंत में आपको बताना चाहता हूँ, देखो इन्वेंट्री मैंने आपको बता दिया, COGS बता दिया, इन्वेंट्री का जो ये रेशियो है मैंने ये बता दिया आपको, रेशियो कैसा बना है इसका, पीछे का जो फाउंडेशन है वो भी बता दिया, एंड वर्किंग कैपिटल साइकिल बता दी, ठीक है। तो इससे ज़्यादा कुछ सीखने को है नहीं। और इंडस्ट्री का एवरेज कितना है, 37। अब देखिए, इसमें रेड फ्लैग्स कई प्रकार के होते हैं। रेड फ्लैग्स के ऊपर अलग से हमारी जब फॉरेंसिक अकाउंटिंग की वीडियो आएंगी तब हम डिटेल में आपको बताएंगे। अभी मोटा मोटा समझिए रेड फ्लैग्स क्या होते हैं। रेड फ्लैग्स मतलब ऐसे सिग्नल्स जो बैंक को बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, इस बंदे को लोन नहीं देना। तो क्या होता है, बैंक बोलेगा भाई देख एक बात बता, तू हमसे पैसा लिया जा रहा है तो तेरा इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड बढ़ता जा रहा है। मानो पहले 37 था, जब वो बैंक में लोन लेने आया तब 37 था, और 6 महीने बाद जब बैंक ने उसका एनालिसिस किया, वैसे तो बहुत ही कम बैंक है जो इतने पीरियड में एनालिसिस करते हैं। हर एक फैसिलिटी का जो रिव्यू होता है, मान लो 1 अप्रैल को लोन लिया तो उसका 30 मार्च या 31 मार्च को रिव्यू होगा। दिस इज़ कॉल्ड एज रिन्यूअल ऑफ फैसिलिटीज़। इस पर भी वीडियो डालूंगा अलग से, RBI सर्कुलर है, आराम से डालेंगे। तो 1 साल बाद ही एनालाइज होगा, यानी इस टाइम पे जो उसकी ऑडिटेड बैलेंस शीट होगी, यानी 1 अप्रैल के बाद जब उसका ऑडिट हुआ होगा, 30 सितंबर 31 अक्टूबर जब के आसपास टैक्स ऑडिट वगैरह होते हैं जब, तो वो रिपोर्ट यहाँ तक तो आई चुकी होगी बैंक के पास। तो बैंक उसको एनालाइज करेगा, तब जाके निकालेगा अरे बाप रे, इसका तो इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड 43 डेज़ हो गया, ये तो रेड फ्लैग है। तो बैंक देखेगा आपका जो स्टॉक का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, आप स्टॉक में बैंक का पैसा फंसाते जा रहे हो, और आपकी जो सेल है वो 5% से बढ़ रही है, लेकिन जो आपका स्टॉक का लेवल है, यानी मतलब मेरे पास 100 मग पड़े थे, ठीक है, मेरे पास 100 मग पड़े थे, लेकिन बैंक ने जब एनालाइज़ किया वो 100 मग 150 हो गए, यानी या 150 में 50 मग आपके एक्स्ट्रा बढ़ गए, यानी जो 100 थे वो तो आप बेच नहीं पाए, आपने 50 में और पैसा फंसा दिया बैंक का। तो इस प्रकार से कई सारे रेड फ्लैग देखे जाते हैं, और अंत में जाके बैंक कंक्लूड करता है वेदर टू डिसबर्स द लोन और नॉट, है ना। तो ये है पूरी साइकिल आपकी इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। तो
सब चर्चा कर लिया हमने। और आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो हमारे कमेंट में हमें कमेंट डालिए। कल भी 2 कमेंट आए थे, बहुत अच्छे कमेंट थे वो। और इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए। और हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अपनी वीडियोज़ में, वो भी हमें हमारे कमेंट्स में बताइए। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू सो मच।